Hello friends, how are you all? So in this video we are discussing about cell death. किसके बारे में बात करने वाले हैं? सेल डेथ के बारे में। सेल डेथ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी ये सेल डेथ के अंदर हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल डेथ, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल डेथ लाइक एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, उसके बाद नेक्रोसिस का टाइप्स देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म वो क्या है वो हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप ये नाम को अच्छे से समझो, इधर आपको दिखेगा सेल दिखेगा। सेल मतलब क्या है? एक नॉर्मल सेल। सेल के अंदर क्या क्या दिखेगा हमको? न्यूक्लियस दिखेगा और गोल्गी apparatus दिखेगा और क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सारा दिखेंगे आपको। सेल मेम्ब्रेन दिखेंगे, ऐसे बहुत सारा चीज़ दिखेंगे। अगर ये सेल का अंदर अगर न्यूक्लियस मर गया नहीं तो न्यूक्लियस लॉस हो गया तो हम लोग वो कंडीशन को हम बोलेंगे सेल डेथ। अगर एग्जांपल देखेंगे तो एक इंसान का अंदर उसका ब्रेन जो है वो स्पॉइल हो गया नहीं तो डेथ हो गया, तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म जो है कुछ भी फंक्शंस नहीं होंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नहीं होगा। उसके वजह से जो इंसान के अंदर काम नहीं करता है, ऐसा ही सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे सेल डेथ। इस सेल डेथ के अंदर व्हाट आर द फैक्टर्स विल अफेक्ट सेल डेथ? ओके, पूरा 6 फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंसान को देखना, एक एग्जाम्पल की हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। एक इंसान को देखो, अगर इंसान को अगर ब्रीथिंग अच्छे से नहीं मिला, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलेंगे हाइपोक्सिया, मीन्स ब्रीथिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। ये हाइपोक्सिया की वजह से इंसान मर सकता है, ये तो हमको पता है। ओवर हीट होने की वजह से, ओवर कोल्ड होने की वजह से, ओवर रेडिएशन की वजह से, मैकेनिकल वायलेंस की वजह से, फाइनली टॉक्सिन की वजह से, ये 6 चीजों से इंसान जो है मर सकता है। ऐसा ही सेल भी मरने के चांस है। फर्स्ट वन है हमारा हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलने की वजह से। सेकंड वन ओवर हीट होने की वजह से, ओवर कोल्ड होने की वजह से भी सेल जो है मरने के चांस है। दूसरा रेडिएशन की वजह से, मैकेनिकल वायलेंस की वजह से एंड टॉक्सिन की वजह से सेल जो है डेथ होने का चांस है। अभी इस सेल डेथ के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर आपको मिलेगा हॉलमार्क क्या है इसका अंदर? लॉस ऑफ न्यूक्लियस। इसका हॉलमार्क है, ये 1000 पॉइंट्स का है। इसका हॉलमार्क क्या है? लॉस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अभी सेल डेथ होता कैसे? पूरा 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं आपको पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा पाइक्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन है, सेकेंड वन हमारा है कैरियोहेक्सिस। थर्ड वन है हमारा कैरियोलाइसिस, ठीक है। ये तो हमको समझ में नहीं आया, ये तो क्या क्या लिखा, पाइक्नोसिस करके लिखा है, कैरियोहेक्सिस करके लिखा है, कैरियोलाइसिस करके लिखा है, ये तो हमको समझ में आया नहीं। मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस जो है आपको एक बॉल की तरह लेके उसको अच्छे से आपने दबा दिया तो वो कंडीशन हम बोलेंगे पाइक्नोसिस। पाइक्नोसिस के अंदर क्या होगा? हमारा न्यूक्लियस जो है वो हो जाएगा कंडेंसेशन, ठीक है। ये न्यूक्लियस कंडेंसेशन को ही हम लोग बोलेंगे पाइक्नोसिस। इजी है ना? नेक्स्ट है हमारा कैरियोहेक्सिस।
ये कैरियोहेक्सिस का मतलब क्या होगा, जो न्यूक्लियस जो है वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा, फ्रैगमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। जो कैरियोहेक्सिस मीन्स फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस मीन्स उसको बोलेंगे हम लोग, डिसोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कैरियोलाइसिस। ये है हमारा सेल डेथ कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। अब यही हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे होगा वो हम लोग मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे। नॉर्मल हम लोग आपको मैं मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल डेथ। जो सेल डेथ जो है वो डिवाइड हुआ हमारा 2 टाइप्स के अंदर। सेल डेथ जो है डिवाइड हुआ 2 टाइप्स के अंदर। एक है हमारा नेक्रोसिस, दूसरा है हमारा एपोप्टोसिस, ठीक है। पहले वन जो है उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस, दूसरा है हमारा एपोप्टोसिस। अभी पहले हम लोग बात करेंगे नेक्रोसिस के बारे में। ये आपको मैं इजी से बोल रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। पहले हम लोग बात करने वाले हैं नेक्रोसिस के बारे में। ये जो है नेक्रोसिस जो है ये है हमारा पैसिव प्रोसेस। क्या है ये? पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस किसको बोलते हैं? किसको जो एनर्जी यूज नहीं करते हैं ना, उसको हम बोलेंगे पैसिव प्रोसेस, ठीक है। सेकंड जो है, अगर ये नेक्रोसिस के अंदर आपको क्या दिखेगा, सेल जो है स्वेल हो जाएगा, सेल जो है स्वेल हो जाएगा, सो सेल स्वेलिंग दिखेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर। देखो बहुत इजी से आपको समझाऊंगा। पहले नेक्रोसिस के अंदर क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। ये जो सेल क्या होगा, पहले स्वेल हो जाएगा। अगर कोई भी बैलून को आप अच्छे से हवा भर दो, भरने के बाद उसको जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा आप लोग भरने लगा तो क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। उसको कंडीशन हम क्या बोलेंगे, रप्चर। सो नेक्रोसिस के अंदर आपको क्या दिखेगा, पहले पैसिव प्रोसेस, सेल जो होता है स्वेल हो जाएगा, नेक्स्ट आपको मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्रोसिस के अंदर मेनली आपको दिखेगा हमारा इन्फ्लेमेशन, मेनली आपको दिखेगा इन्फ्लामेशन। इसको आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलोगे आइटिस। फॉर एग्जाम्पल पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम को जो इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस। एग्जाम्पल नेफ्राइटिस, अगर किडनी का इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको हम बोलेंगे नेफ्राइटिस। ऐसा ही नेक्रोसिस के अंदर आपको दिखेगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्रोसिस क्यों होता है, मे बी टॉक्सिक के वजह से भी हो सकता है। वो भी कैसे हैं, टॉक्सिक, वो भी टॉक्सिक के अंदर क्या है, स्पेसिफिक बायोकेमिकल का अंदर ही आपको ये नेक्रोसिस जो है दिखेगा, बायोकेमिकल सब्सटेंस के अंदर आपको नेक्रोसिस दिखेगा, ठीक है। ये है हमारा नेक्रोसिस के बारे में बात करना है। तो एक है पैसिव प्रोसेस, दूसरा सेल जो है स्वेल हो जाएगा, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा, तीसरा फोर्थ वन क्या है, इन्फ्लेमेशन दिखेगा, फिफ्थ वन टॉक्सिक स्पेसिफिक बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स के अंदर आपको ये जो है नेक्रोसिस दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं हमारा एपोप्टोसिस के अंदर। देखो डिफरेंस करके बोला ना, तो आप लोग इजी से इसको समझ सकते हो। नेक्रोसिस के अंदर पैसिव प्रोसेस है, तो एपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस। वेरी गुड, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब क्या है, इसके अंदर आपको एटीपी का जरूरत है, एनर्जी का जरूरत है। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, एटीपी आता किधर से, ठीक है। एक पाथवे होता है, बहुत सारे पाथवे दिखेंगे आपको, वो एटीपी जनरेट होता है कैसे, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है एपोप्टोसिस के अंदर सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, स्वेल नहीं होगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल जो है क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस जो है कंडेंसेशन हो जाएगा, न्यूक्लियस कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट होगा, दूसरा नो इन्फ्लेमेशन दिखेगा, इंटैक्ट मेम्ब्रेन दिखेगा, दूसरा नो इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड सेल डेथ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा, ये पैसिव प्रोसेस है, दूसरा ये सेल जो है स्वेल हो जाएगा, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर इन्फ्लेमेशन दिखेगा, दूसरा इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा आपको दिखने का चांस है, टॉक्सिक की वजह से आने का भी चांस है। नेक्स्ट है हमारा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा, एक एक्टिव प्रोसेस है, दूसरा सेल जो होता है श्रिंक हो जाएगा, न्यूक्लियस कंडेंसेशन दिखेगा, मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट होगा, एंड इन्फ्लेमेशन जो है वो आपको नहीं दिखेगा किसके अंदर, एपोप्टोसिस के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फर्स्ट वन, तो डीप में पढ़ेंगे नेक्रोसिस, और उसके बाद उसका अंदर टाइप्स क्या क्या होगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस का कुछ मेन पॉइंट्स बताना है आपको, तो आपके पास मैं आपको 3 पॉइंट्स बता सकता हूँ। एक होता है इसके अंदर जो आपको नेक्रोसिस के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन दिखेगा, वो भी आप एक्यूट बोल सकते हो, नहीं तो क्रोनिक बोल सकते हो। क्या दिखेगा, इन्फ्लेमेशन। एक्यूट मतलब क्या होगा, वो शॉर्ट टाइम के तक होगा, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम होगा, उसको हम बोल देंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, इसे करके हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारा चीज़। इसे ही आपको नेक्रोसिस के अंदर आपको पहले क्या दिखेगा, इन्फ्लेमेशन। दूसरा एक मेन कंडीशन है, नेक्रोसिस जो होता है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है। नेक्रोसिस जो होता है वो ओनली पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं, क्योंकि एपोप्टोसिस के अंदर आपको फिजियोलॉजिकल कंडीशन दिखेगा। ठीक है, जो नेक्रोसिस के अंदर आपको ओनली पैथोलॉजिक कंडीशन दिखेगा। सो नेक्रोसिस जो है ये पैथोलॉजिकल। ठीक है, अभी इसके अंदर टाइप्स देखेंगे। नेक्रोसिस का टाइप्स है पूरा कितना है, 6 टाइप्स है। कितना टाइप्स है, 6 टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर पहले है हमारा कोएगुलेटिव, दूसरा है केसियस, दूसरा है लिक्विफेक्टिव, फोर्थ वन है हमारा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। नेक्स्ट आपको मिलेगा फैट नेक्रोसिस। नेक्स्ट हमारा मिलेगा गैंग्रीनोस नेक्रोसिस। ठीक है, ये है पूरा टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। अभी एक एक अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्रोसिस का फर्स्ट टाइप देख रहे हैं हम लोग, वो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा, सेल का जो ऑर्गन है, नहीं तो शेप है, नहीं तो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ कोएगुलेशन हो जाएगा। किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। अगर प्रोटीन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया किसके अंदर, सेल का ऑर्गन्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, सेल लेयर के अंदर, अगर ज़्यादा प्रोटीन एक्यूमुलेट हो गया तो उसको हम बोलेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये जो कोएगुलेशन होने की वजह से मेन प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाएगा। ये डिसअपियर हो जाने की वजह से वो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इस्केमिक इन्फेक्शन होगा। इस्केमिक इन्फेक्शन होगा किसका, ऑर्गन्स का जो है हमारे बॉडी का जो भी ऑर्गन है उसका क्या होगा, इस्केमिक और इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने की वजह से। एक्सेप्ट ब्रेन के अंदर आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं दिखेगा, 100% नहीं दिखेगा। ये आप लोग अच्छे से समझना चाहिए। अगर आपको एग्जाम के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करके दिया, आपको लिवर, ब्रेन, किडनी, हार्ट करके दिया, एक्सेप्ट करके लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ऑप्शन कौन सी चूज करना पड़ेगा, ब्रेन का। क्योंकि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है वो आपको हर ऑर्गन के अंदर दिखेगा एक्सेप्ट ब्रेन के अंदर। ये है हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस।
आगे जाने से पहले आपको मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, इस्केमिक और इन्फेक्शन का अंदर डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आप समझो इस्कीमिया होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल इधर एक हार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये हार्ट समझो, ये हार्ट के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स सब कुछ दिखेंगे, ठीक है, आपके इधर कोरोनरी आर्टरीज वो सब कुछ दिखेंगे। मेन पॉइंट इधर क्या है, इस्कीमिया के अंदर होता क्या है, इस्कीमिया के अंदर वो होता है ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से, ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज हो जाने की वजह से एक कंडीशन हमको दिखेगा, वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से क्या होगा, वो जो सरफेस जो ब्लड पास नहीं हो रहा, वो सरफेस क्या होगा, उसका काम करना रुक जाएगा, वर्क जो है रुक जाएगा। क्यों, किसकी वजह से, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से। उसके बाद अगर आप वो जो ब्लड रुक गया ना, नहीं तो कुछ इस्कीमिया हुआ ना, वो इस्कीमिया को आप निकालने के बाद ऑटोमेटिक वो सरफेस का वो सेल्स जो है फिर से काम करना शुरू करेगा, उसको हम बोलेंगे इस्कीमिया। उसको वही कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इस्कीमिया। अभी इन्फेक्शन देखेंगे। अब इन्फेक्शन होता क्या है, इन्फेक्शन का वो होता है पूरा ब्लड फ्लो जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है कट ऑफ हो जाएगा। ये ब्लड फ्लो कट ऑफ हो जाने की वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिक वहां वो सरफेस का जो सेल्स होता है वो डेथ हो जाएंगे, उसको ही हम बोलेंगे सेल डेथ। वही कंडीशन को हम बोलेंगे नेक्रोसिस। ठीक है, ये पॉइंट समझ गया ना, ये पॉइंट समझ में आएगा तो ही आप लोग आपको आगे एक क्लैरिटी आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, ये है हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या क्या बोला मैंने, ये जो होता है कोएगुलेशन के अंदर जो ऑर्गन्स स्ट्रक्चर नहीं तो लेयर वो सब कुछ क्या होगा, प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से, नहीं तो कोएगुलेशन हो जाने की वजह से ये नेक्रोसिस हो जाएगा। ये आपको हर ऑर्गन, हर बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के अंदर आपको दिखेगा एक्सेप्ट ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये है हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सो इसको हम बोलेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। आपको मैं भी इसको रफ करके इसके अंदर एक इमेज डालूंगा। देखो, ये इमेज को आप समझ लेना। ये इमेज के अंदर आपको मेन पॉइंट क्या है, अगर आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर कुछ भी ऑर्गन का आप अगर पिक्चर लेके आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का इमेज दिखेगा। ये है हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के बारे में। सेकंड वन, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अगर मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है तो मेरे को माफ़ करना, मैं ट्राई करूँगा कि इसको चेंज करने के लिए। अभी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होगा, ये आपको नाम के अंदर दिख रहा है, लिक्विड मीन्स लिक्विड। ठीक है, ये जो होता है ना, अगर सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है, वो एंजाइम्स का क्या होगा, ये एंजाइम के अंदर एंजाइम लाइसिस होगा, मतलब जो सेल्स का जो एंजाइम्स को काम करता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन होने की वजह से जो प्रोटीन रिलीज हो जाता है ना, प्रोटीन आपको दिखेगा ना, ये प्रोटीन आपको लिक्विड फॉर्म में आपको दिखेगा। उसको वही कंडीशन को हम बोलेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, यही कंडीशन हम बोलेंगे लिक्विफेक्शन। ठीक है, ये आपको ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है आपको पूरा 3 टाइप्स में डिवाइड होगा। एक आपको दिखेगा ब्रेन एब्सिस के अंदर, एक ब्रेन एब्सिस के अंदर दिखेगा, दूसरा आपको दिखेगा, नेक्स्ट आपको दिखेगा पैंक्रेटाइटिस के अंदर, नेक्स्ट आपको दिखेगा ऑटोमेटिक एब्सिस के अंदर। ठीक है, पहले हम लोग देख रहे हैं अभी हमारा ब्रेन एब्सिस के अंदर। ब्रेन एब्सिस के अंदर होता क्या है, सेल का, मैंने क्या बोला, सेल के अंदर एंजाइमेटिक लाइसिस होता है। सेल के अंदर क्या होगा, एंजाइमेटिक लाइसिस होगा। ये एंजाइमेटिक लाइसिस होने की वजह से प्रोटीन जो है वो ज़्यादा प्रिजर्व हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आपको दिखेगा, उसको हम बोलेंगे लिक्विफेक्शन। वही कंडीशन को हम बोलेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अभी ये आपको 3 ऑर्गन्स के अंदर, 3 टाइप्स के अंदर आपको दिखने के लिए चांस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा ब्रेन एब्सिस।
ब्रेन एब्सिस के अंदर क्या होगा, आपको ब्रेन के अंदर एक सेल्स होंगे, उसको हम बोलेंगे माइक्रोग्लियल सेल्स। अरे बाप रे, ये तो नया बात आ गया। ये माइक्रोग्लियल सेल्स होता क्या है? सुनो, बहुत ईजी है। हमारे बॉडी के अंदर है ना, आपको मैक्रोफेजेस दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मैक्रोफेजेस। इसका काम क्या है? कुछ भी बैक्टीरिया आया उसको खा लो, फैगोसाइटोसिस, एंगल्फिंग, खाना, वो काम करता है हमारा मैक्रोफेजेस। वही अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर नहीं तो ब्रेन के अंदर क्या करेगा? वही काम करेगा हमारा माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, बहुत ईजी है ना। ठीक है, ये माइक्रोग्लियल सेल्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आया, ब्रेन जो है अगर एब्सेस हो गया, कुछ डैमेज हुआ, मे बी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तब ये माइक्रोग्लियल सेल्स के अंदर क्या होगा? एंजाइमेटिक लाइसिस होने की वजह से एंजाइम रिलीज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से जो प्रोटीन होता है ना वो लिक्विफेक्शन हो जाएगा। वो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैंक्रीटाइटिस। ये है पैंक्रीटाइटिस। मैं पहले बोला आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, अभी ये पैंक्रीटाइटिस के अंदर क्या होगा? नॉर्मली आपको पैंक्रियास जो होता है ना, पैंक्रियास, ये जो आपको आउटर लेयर दिखेगा वो पैरेन्काइम हो जाएगा। मतलब आपको वो पैरेन्काइम होने की वजह से वो सेल्स जो है आपको एंजाइमेटिक लाइसिस होने की वजह से यहाँ आपको दिखेगा अब ये कंडीशन आएगा, पैंक्रीटाइटिस कंडीशन आपको दिखने का मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं एब्सिस के बारे। एब्सिस के अंदर ये एब्सिस होता क्या है? बॉडी के अंदर हमारा पास एक है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, वो है हमारा न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल्स के अंदर कुछ भी एंजाइमेटिक लाइसिस हुआ, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुआ, ये है न्यूट्रोफिल्स का एंजाइमेट। ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या होगा? एंजाइमेटिक लाइसिस होने की वजह से, ये ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होगा? इधर आपको एब्सिस दिखने के लिए चांस है। ठीक है, अभी ये पैंक्रीटाइटिस के अंदर क्या बोला मैंने? पैंक्रियास लाइसिस और पैरेन्काइमा। ठीक है, ये है आपका ये है हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के बारे में बात करना है तो। ठीक है, अभी इधर आपको एक इमेज दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो। ब्रेन के अंदर, ब्रेन एब्सिस के अंदर हो गया तो आपको कैसे दिखेगा? देखो, ये ब्रेन एब्सिस हो गया। ब्रेन एब्सिस, उसके अंदर देखो आपको उधर रेड कलर का दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होगा, लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होगा, इसलिए उसको हम कंडीशन को हम बोलेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, सो अभी हम लोग देख रहे हैं थर्ड वन, केशियस नेक्रोसिस के बारे में। क्या है? थर्ड वन है हमारा केशियस नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है, ये केशियस नेक्रोसिस का अंदर हम देखेंगे तो ये होता है बहुत सॉफ्ट एंड फेब्राइल। क्या होगा? सॉफ्ट एंड फेब्राइल। देखो, इसको ही आप इजी से बोल सकते हो कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस। कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस। ठीक है, अभी देखो, ये फर्स्ट वन है सॉफ्ट एंड फेब्राइल होगा। ये सॉफ्ट एंड फेब्राइल क्यों होता है? क्योंकि ये केशियस नेक्रोसिस जो है एक कॉम्बिनेशन बनता है किससे? हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसका। क्या क्या है? एक है कॉम्बिनेशन ऑफ कोएगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस से आएगा हमारा केशियस नेक्रोसिस। ये दोनों की वजह से आने की वजह से ही मैंने पहले बोला कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से वो थोड़ा स्ट्रक्चर जो है कोएगुलेशन हो जाएगा, इसलिए आपको फेब्राइल आएगा। लिक्विफेक्टिव सॉफ्ट होता है। ये दोनों मिलकर आपको बनाया हमारा कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस। ये आपको इमेज दिखाऊंगा लास्ट में। ये आपको चीज लाइक, चीज जो होता है ना उसकी जैसे आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये नॉर्मली आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सी करके मैंने ऐसा किया तो समझ लेना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको मेनली ये दिखेगा हमारा ग्रैन्युलोमाटस इन्फ्लेमेशन के अंदर। ठीक है, ग्रैन्युलोमाटस इन्फ्लेमेशन के अंदर दिखेगा। और दूसरा टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको दिखने के चांस है। दूसरा फंगल इन्फेक्शन के अंदर आपको
ये जो केसेस नेक्रोसिस जो है आपको दिखेगा। ठीक है, अभी इसका एक बार इमेज देख लो। देखो ये है हमारा केशियस नेक्रोसिस। अगर आप इमेज को देखेंगे तो आपको एक बात समझ लेना, ये है हमारा लंग्स है। लंग्स के अंदर क्या होगा, ज़्यादा टीबी ज़्यादा हो जाने, ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा हो जाने की वजह से एक केशियस नेक्रोसिस, देखो इधर चीज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, चीज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो आपको केशियस नेक्रोसिस के अंदर आपको इमेज ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ वन, फैट नेक्रोसिस के बारे में। किसके बारे में? फैट नेक्रोसिस। देखो ये फैट नेक्रोसिस के अंदर मेनली क्या होगा, फैट होगा। ठीक है, अगर यही फैट के अंदर क्या होगा, नॉर्मली आपको ये आपको दिखेगा चॉकी वाइट अपीयरेंस। अगर मैं चीज लाइक अपीयरेंस करके बोला, वो है हमारा केशियस नेक्रोसिस का अंदर। अगर चॉकी वाइट अपीयरेंस किधर मिलेगा आपको, फैट नेक्रोसिस के अंदर। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम होता क्या है, ये फैट नेक्रोसिस आपको ज़्यादा तक किधर दिखेगा, एडिपोस टिश्यू होगा, वहाँ आपको फैट नेक्रोसिस दिखने के लिए चांस है। ये फैट नेक्रोसिस के अंदर होता क्या है, फैट नेक्रोसिस के अंदर आपको दिखेगा मेनली कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से। क्या होने की वजह से? कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से आपको फैट नेक्रोसिस आएगा। अगर फैट नेक्रोसिस किधर किधर दिखेगा, मे बी ट्रामा का वजह से, किधर ब्रेस्ट के अंदर, दूसरा पेरीपैंक्रेटाइटिस करके बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, इधर जो पैंक्रियास होता है उसको कवर करके एक फैट होता है, उसको हम बोलेंगे पेरीपैंक्रियाटिक फैट। पेरीपैंक्रियाटिक फैट। वो फैट के अंदर नहीं तो ब्रेस्ट के अंदर कैल्शियम आके डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम आके डिपोजिशन हो गया, तो वही कंडीशन को हम बोलेंगे फैट नेक्रोसिस। वही फैट के अंदर अगर कैल्शियम जाके डिपोजिशन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसका वही कंडीशन को हम बोलेंगे सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन। ये सेपोनिफिकेशन किधर दिखेगा आपको, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर दिखेगा। अब ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता क्या है, ये बहुत ईजी है। बॉडी के अंदर डेथ टिश्यू होता है ना, डेथ टिश्यू, अगर डेथ टिश्यू के अंदर कुछ भी कैल्शियम आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसको ही वही कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। एक कैल्शियम हो सकता है, नहीं तो फॉस्फेट हो सकता है। ये कंडीशन को हम बोलेंगे फैट नेक्रोसिस। ठीक है, फिर से एक बार बोलो, ये फैट नेक्रोसिस के अंदर आपको दिखने के लिए मिलेगा चॉकी वाइट अपीयरेंस। दूसरा है ये नॉर्मल आपके एडिपोस टिश्यू के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये एडिपोस टिश्यू नॉर्मल आपको ट्रामा होने की वजह से किधर में ब्रेस्ट के अंदर होने का चांस है। दूसरा पैंक्रियास को एक लेयर कवर करके रहेगा, वो उसको पेरीपैंक्रियाटिक फैट करके बोलते हैं। वो क्या करेगा, ये पैंक्रियास जो है आपको लाइपेज रिलीज करेगा, और जो ब्रेस्ट है इसके अंदर आपको नॉर्मल आपको एडिपोस टिश्यू से फैट होगा। ये जो लाइपेज एंड फैट अगर कैल्शियम के साथ मिल गया, तो वो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सेपोनिफिकेशन। वही सेपोनिफिकेशन आपको दिखेगा डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, जो डेथ टिश्यू हो जाता है ना, वो डेथ टिश्यू के अंदर आपको कैल्शियम और फॉस्फेट आके मिल जाएगा, वो होने की वजह से आपको दिखेगा फैट नेक्रोसिस। अब मैं आपको एक इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट इमेज को देखो। फैट नेक्रोसिस के अंदर आपको अगर फैट नेक्रोसिस हुआ तो इस टाइप का इमेज आपको दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के बारे में। ये हमारा फिफ्थ वन है, फिफ्थ टाइप है हमारा नेक्रोसिस के अंदर। कौन सी? फिब्रिनॉइड। अभी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर होता क्या है, नाम के अंदर है फिब्रिनॉइड मीन्स फिब्रिन। ये जो होता है ना सेल के अंदर जो होता ब्लड, अगर ब्लड वेसल अगर इसका फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपको नॉर्मली ज़्यादा तक दिखेगा हमारा ब्लड वेजल्स के अंदर। इसके अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर दिखेगा। ये क्या होगा, जो सेल्स जो होता है वो उसके अंदर से फिब्रिन नहीं तो प्रोटीन लीक हो जाएगा। ये लीक हो जाने की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा और दो टाइप्स का क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। एक होता है हमारा
मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, दूसरा है वैस्कुलाइटिस। ये कंडीशंस हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मे बी। इसके अंदर क्या है, हम लोग ये फिब्रिल नेक्रोसिस के अंदर हम लोग देख सकते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देख सकते हैं, दूसरा वैस्कुलाइटिस। अगर आप इमेज को देखो, इधर आपको दिखने के लिए मिलेगा, ये जो इमेज है ना इसके अंदर आपको ब्राइट पिंक स्टेन दिखेगा किधर, वॉल की साइड्स। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है किसका, ब्लड वेजल का। जो फिब्रिल नेक्रोसिस हो गया ना वो ब्लड वेजल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको दिखेगा ब्राइट पिंक स्टेनिंग ऑफ वॉल। ठीक है, ये है हमारा फिब्रिल नेक्रोसिस के अंदर बात करना है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट वन है, हमारा नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लास्ट वन, वो है हमारा गैंग्रीनोस नेक्रोसिस। देखो ये गैंग्रीन जो है बहुत लाइक हम लोग नहीं देख सकते हैं, उतना गंदा होता है। अब ये गैंग्रीन जो है ये जो क्या होता है, पूरे सेल जो टिश्यू जो होता है डेथ हो जाता है, जो सेल्स जो होता है पूरा डेथ हो जाएगा, वो कंडीशन को हम बोलेंगे गैंग्रीन। अब ये जो गैंग्रीन जो है पूरा 2 टाइप्स के गैंग्रीन से। देखो मैं आपको इधर एक इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा ड्राई गैंग्रीन, दूसरा है हमारा वेट गैंग्रीन। देखो ये ड्राई गैंग्रीन होता है क्यों, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से। ठीक है, ये हमारा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होने की वजह से आपको वेट गैंग्रीन दिखेगा। अब ये समझो, जो ड्राई गैंग्रीन जो है आपको लिम्स के अंदर दिखेगा, ज़्यादातर लिम्स के अंदर आपको ड्राई गैंग्रीन दिखने के लिए चांस है। जो वेट गैंग्रीन जो है आपको जीआई ट्रैक के अंदर में भी जीआईटी ट्रैक के अंदर आपको देखने के लिए चांस है, क्योंकि इसकी में हो जाएगा, इसकी में के बाद आपको ये गैंग्रीन आने का चांस है। ठीक है, अभी इमेज एक बार देख लो, वेट गैंग्रीन ड्राई गैंग्रीन के अंदर आपको इस टाइप का दिखेगा, वेट गैंग्रीन के अंदर आपको उस टाइप का इमेजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा गैंग्रीनोस नेक्रोसिस के बारे में बोलना है, तो इतना ही है। ठीक है, सो हम लोग नेक्रोसिस के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा टाइप्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आने वाले हैं एपोप्टोसिस के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका अंदर मेन पॉइंट है, ये है हमारा एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखो ये ऐसा चीज है, एक टाइम तक आएगा, उसे काम देखेगा, उसे काम पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक मर जाएगा। देखिए, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एपोप्टोसिस। ये है एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ये एपोप्टोसिस के अंदर हम लोग एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये कैसे होगा, सेल डेथ कैसे होगा, लाइक पाइक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। ये कंडीशन स्टेप बाय स्टेप इसको मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको एक बात समझना होगा, ये एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे काम होने के लिए आपको एक एक्टिव होना चाहिए सेल के अंदर, उसको हम बोलेंगे साइटोसोलिक प्रोटीजेस। ठीक है, ये एक्टिवेट होने के बाद वो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कास्पेस। ये मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ बार बार आपको ये पाथवे में आते रहेगा, इसलिए आपको अभी समझना चाहिए वो तक है। जब सेल के अंदर एपोप्टोसिस एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के लिए आपको इधर साइटोसोलिक प्रोटीएस होता है, ये जब एक्टिवेट होगा वो कंडीशन को हम बोलेंगे कास्पेस। वो कंडीशन को हम बोलेंगे कास्पेस। अब यही कास्पेस जो है ये मीडिएट होगा हमारा सेल ब्रेकडाउन होने के लिए। ठीक है, पहले सेल के अंदर अगर एपोप्टोसिस ऑन होना है तो आपको साइटोसोलिक प्रोटीएस होना चाहिए, उसके बाद वो कास्पेस होना, वो जब होगा वो एक्टिवेशन प्रोसेस को हम बोलेंगे कास्पेस। ये कास्पेस का मेन एजेंडा है वो हमारा सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अभी इस सेल कैसे एपोप्टोसिस होगा वो अब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन, एपोप्टोसिस के अंदर क्या क्या होगा। फर्स्ट वन, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, क्रोमेटिन फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मेम्ब्रेन ब्लबिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होंगे। देन लास्ट में आपको होगा हमारा पैगोसाइटोसिस, पैगोसाइटोसिस, ठीक है। एक कंडीशन आपको दिखेगा एपोप्टोसिस का अंदर, ठीक है। अब हम लोग एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म टाइप्स देख रहे हैं। पहले वन है हमारा इंट्रिंसिक, दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे को ही हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। सुने बहुत ईजी है, इसको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। अब फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हमारा इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं हमारा इंट्रिंसिक पाथवे एंड माइटोकॉन्ड्रियल, उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोल सकते हैं। जो इसके अंदर मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कुछ किधर हो रहा है, सेल का अंदर। किधर हो रहा है, सेल का अंदर। किधर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इधर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा डीएनए जो है वो डैमेज होगा, डीएनए जो है वो डैमेज होगा। वो डीएनए क्यों डैमेज होगा, बहुत सारे फैक्टर्स है, मैंने पहले आपको बोल चुका भी हूँ। एक है हमारा टॉक्सिन्स के वजह से, रेडिएशंस के वजह से, हाइपोक्सी की वजह से, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, डीएनए डैमेज हो गया, उसके बाद डीएनए लीजन्स हो गया, उसके बाद आपको एटीएम, सिराइन और थ्रियोनाइन काइनेस होगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा हमारा P53 को। ये सब कुछ किधर हो रहा है, सेल का अंदर हो रहा है। किधर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। पहले डीएनए जो है डैमेज हो गया, किसके फैक्टर से, टॉक्सिन से, रेडिएशन से, हाइपोक्सिया से, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स की वजह से हो गया। उसके बाद वो डीएनए लीजन्स हो गया। उसके बाद आपको एटीएम, सेराइन एंड थ्रियोनाइन काइनेस हुआ। उसके बाद वहाँ से आपको P53 प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा पूमा एक्टिवेट होगा। उसके बाद आपको वहाँ से ये जो पूमा जाके हमारा एक्टिवेट करेगा ये बैक्स, उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा हमारा बैक्स को। ये बैक्स होता किधर है, ये आपको दिखेगा हमारा साइटोसॉल के अंदर, ठीक है। ये साइटो किधर दिखेगा हमको, साइटोसॉल के अंदर दिखेगा। ये एक्टिवेट कर दिया ना बैक्स को साइटोसॉल के अंदर, उसके बाद वहाँ वो एक्टिवेट करेगा बैक्स को। मैं माइटोकॉन्ड्रिया इतना ज़्यादा नहीं लिखने के लिए क्यों, ये माइटोकॉन्ड्रिया को बाउंड करेगा, ठीक है। पूमा आके एक्टिवेट करेगा हमारा बैक्स को। ये बैक्स किधर होगा, साइटोसॉल के अंदर। उसके बाद वो हमारा एक्टिवेट करेगा बैक्स मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। वही आपको इट एक्टिवेट्स बैक्स बिकम्स मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। उसके बाद हम इधर आपको दो काम दिखेंगे, एक है हमारा, उसके बाद आपको चार्ज जो है वो ओपन हो जाएंगे, दूसरा आपको फैसल दिखेगा, ठीक है। अब ये दोनों का काम क्या है, ये दो आपको रिलीज करेगा हमारा मेन पॉइंट है साइटोक्रोम सी को रिलीज करेगा, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट,
इधर आपका ना ये किधर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोक्रोम सी हो जो है वो रिलीज हो गया किधर से, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मेन प्रोटीन एक होता है, वो उसको हम बोलेंगे BCL2। BCL2 ये क्या है, एंटी एपोप्टोटिक है, ये एपोप्टोसिस होने से रोकता है। ये क्या होगा, ये इनहिबिट हो जाएगा। ये क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। ये इनहिबिट होने की वजह से इधर साइटोक्रोम सी रिलीज होगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा कैस्पेस को इनिशिएट करेगा, इनिशिएट्स कैस्पेस। कैस्पेस को इनिशिएट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो सेल के अंदर एक होता है ना साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन जो है, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होता है ना उसको पकड़ के रहता है। ये क्या होगा, ये साइटोस्केलेटन एक कैस्पेस जो आया ना, ये जाके साइटोस्केलेटन को पूरा ब्रेक डाउन कर देगा। जब ब्रेक डाउन किया तो सेल के अंदर क्या होगा, एक ब्लब फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, ब्लब। वो ब्लब को, ब्लब मतलब क्या होता है, कुछ सेल के अंदर जो एक छोटा बड फॉर्म हो गया तो उसको हम बोलेंगे ब्लब। ठीक है। उसके बाद आपको इधर से आपको दिखेगा एपोप्टोटिक बॉडी। ठीक है, ये एपोप्टोसिस होने वाला बॉडी है। इसको क्या करेगा, हमारा मैक्रोफेजेस नहीं तो फैगोसाइटिक सेल्स आएंगे, उसको खा लेंगे। ये है हमारा एपोप्टोसिस का कंडीशन। किसके अंदर, इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के अंदर ये सब होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लेना। एपोप्टोसिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स। फर्स्ट वन है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, उस आल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। नेक्स्ट वन है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब फर्स्ट वन क्या होगा, ये जो इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है, ये क्या होगा, नॉर्मल पहले आपको डीएनए डैमेज हो जाएगा। क्यों, व्हाट आर द फैक्टर्स विल अफेक्टिंग डीएनए डैमेज? फर्स्ट वन मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स, रेडिएशन, हाइपोक्सिया। उसके बाद इसकी वजह से आपको फॉर्म हुआ डीएनए लीजन्स, डीएनए जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरा का पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद आपको एटीएम सेराइन रिलीज होगा, थ्रियोनिन काइनेस रिलीज होगा, वो एक्टिवेट करेगा p53 प्रोटीन को, वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद पुमा एक्टिवेट होगा। उसके बाद आपको साइटोसोल के अंदर एक्टिवेट होगा बैक्स। ठीक है, एक प्रोटीन, ये बैक्स एक्टिवेट होगा। उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा बैक्स किसके अंदर, इट बिकम्स माइटोकॉन्ड्रियल बाउंड। उसके बाद वो आपको चैनल जो है रिलीज होगा, फैस लाइगैंड वो भी रिलीज हुआ। उसके बाद वो जाके एक्टिवेट किया हमारा साइटोक्रोम सी को। जब रिलीज हो गया वो आपको इनिशिएट करेगा कैस्पेस को, वो आपको फॉर्म किया एक ब्लब को। उसके बाद आपको एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म हुआ, वो आपको लास्ट में मैक्रोफेज आके उसको एंगल्फ कर देगा, फैगोसाइटोसिस कर देगा। ये कंडीशन को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इसका नाम मेन इंपॉर्टेंट है, ये एपोप्टोसिस होने से हमारा BCL2 एक फैमिली है, उसको हम बोलेंगे एंटी एपोप्टोटिक फैमिली। ठीक है, ये इनहिबिट करता है, अगर इसको ये रोकता है। ठीक है, ये इनहिबिट होने की वजह से ही आपको एपोप्टोसिस हो रहा है। ठीक है, ये है इंट्रिंसिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसको हम बोलेंगे डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, अब ये पूरा आपको टू टाइप्स के अंदर दिखेगा। देखिए हमारा एक है हमारा लाइगैंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, दूसरा है हमारा इम्यून सेल इंटरेक्शन। ठीक है, अभी जो लाइगैंड रिसेप्टर इंटरेक्शन है इसके अंदर आपको पूरा दो रिसेप्टर्स दिखेंगे। एक है हमारा फैस एल, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ये किधर सुना करके लग रहा है ना, हम लोग बहुत बार इसको पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, बेसिक पैथोलॉजी के अंदर, नहीं तो इम्यून सेल्स के अंदर ये आपका बहुत बार आएगा। ठीक है, एक लाइगैंड रिसेप्टर इंटरेक्शन के अंदर आपको फैस लाइगैंड और दूसरा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा इम्यून सेल्स के अंदर आपको दिखेंगे साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये रिलीज किधर से होगा, परफोरिन ग्रैंजाइम।
ठीक है, लाइगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन करके मैंने तो बोल दिया। ठीक, अब इसका तो मेन पॉइंट क्या है कि ये फैस्ट लाइगेंड जो है ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये आपको आएगा मेम्ब्रेन प्रोटीन से, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इस अल्फा, इसको हम बोलेंगे साइटोकाइन। ये आएगा आपको बाय मैक्रोफेजेस से आपको रिलीज होगा, मैक्रोफेजेस से आपको ये आएगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा डीप में आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, वो भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के बारे में। ये देखेंगे तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको दिखेगा ये है, ये एक रिसेप्टर है, ये आपको इनएक्टिवेट होगा। क्या इसको हम बोलेंगे TNF R1 करके बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा नीचे वाला डेथ डोमेन। ठीक है, ये क्या करेगा डायरेक्ट आपको, जब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एक्टिवेट होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर, ये जाके एक्टिवेट करेगा हमारा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को। जब एक्टिवेट किया ऑटोमेटिक ये अंदर जाके इम्पल्स आएंगे, इम्पल्स आने के बाद जाके हमारा इधर ट्रायड को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, TRADD। ठीक है, फर्स्ट वन ये आपको ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ऐसा एक इनएक्टिवेट TNF R1 मिलेगा। ये क्या है, डेथ डोमेन है, मतलब मरने के लिए आपको हेल्प करेगा। ये है हमारा डेथ डोमेन, ये एक्टिवेट करेगा हमारा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को। जब एक्टिवेट किया वो ऑटोमेटिक इम्पल्स आके डायरेक्ट आपको ट्रायड को एक्टिवेट करेगा। जब एक्टिवेट हुआ ऑटोमेटिक ट्रायड क्या होगा हमारा, ये फैड हो गया। उसके बाद ये ट्रायड जो है, ये फैड जो है वो आपको क्लीव्स प्री कास्पेस 8 को बनाएगा। ठीक है, क्लीव्स प्री कास्पेस 8 को बनाएगा। उसके बाद वो आपको एक्टिवेट करेगा कास्पेस को। उसके बाद फाइनली आपको दिखेगा सेल डेथ। ये है इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में कुछ बोलना है तो बस इतना ही है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। कुछ डाउट है आपको इसके अंदर? ठीक है, ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर का अल्फा के बारे में बात करना है। तो अब इधर क्या होगा, ये जो फैस्ट लाइगेंड है ना, इसके अंदर सेम टू सेम होगा, बट इधर जो है ये जो है आपको होगा फैस्ट ठीक है। फैस आया, फैस आने के बाद ये सब कुछ होगा। ये सब कुछ होने के बाद आपको फर्स्ट वन सेल डेथ कैसे होगा, ये है पूरा 3 पार्ट्स के अंदर होगा। एक फर्स्ट वन न्यूक्लियस जो है फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद सेलुलर ब्लड फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म होगा। उसके बाद जाके मैक्रोफेज तो पैगोसाइटोसिस, इसको कंडीशन को हम बोलेंगे फाइनली सेल डेथ। ठीक है, सो ये है हमारा बात करना है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे। पहले हम लोग बात कर चुके हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर का पाथवे कैसे होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर। दूसरा फैस्ट लाइगेंड का पाथवे कैसे होता है वो हम लोग जान चुके हैं। I hope you like this video. If you like, just click the thumbs up button, like, share and subscribe. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ATP के बारे में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। सो बाय बाय।